हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक लैंडमार्क केस डिस्कस करने वाले हैं, जिस केस का नाम है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। केस बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 से अगर मैं इसका कनेक्शन की बात करूं तो उसके साथ साथ अगर हम बात करें ए के गोपालन के केस से तो भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है उस केस के साथ भी। और इस केस में और कौन कौन से प्रिंसिपल्स इवॉल्व हुए थे उन सबको हम लोग डिस्कस कर लेंगे आज के इस सेशन में। तो वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि एग्जैक्टली इस केस में क्या हुआ था। तो अब तक अगर आपने कभी भी इस केस के बारे में नहीं सुना है, आपको इस केस के फैक्ट्स के बारे में नहीं पता है, तो आज इस सेशन के बाद में आपको इस केस के सारे फैक्ट्स पता होंगे। तो केस शुरू कहाँ से होता है? तो बेसिकली ये जो केस है मेनका गांधी जी का केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस के बैकग्राउंड को देखेंगे, सारे फैक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स हम सब की बात करेंगे और ये जानेंगे कि फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यहाँ पे क्यों इम्पॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यहाँ पे क्यों इम्पॉर्टेंट। तो ये मैंने केस की साइटेशन यहाँ पे आपके सामने रख दी। अब देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, एक छोटे से बैकग्राउंड के बारे में बात करता हूँ। ये केस शुरू हुआ उससे पहले जो बैकग्राउंड था उसके बारे में बात। बैकग्राउंड इस केस का यहाँ पे ये था कि जब नेशनल इमरजेंसी एंड हुई, तो नेशनल इमरजेंसी एंड होने के बाद राइट, एक तरफ नेशनल इमरजेंसी एंड हुई थी इंडिया में और उसके बाद इंडिया में जनता पार्टी की गवर्नमेंट बन गई थी। राइट, तो इंडिया में जनता जनता पार्टी गवर्नमेंट जो थी, जनता पार्टी गवर्नमेंट जो थी वो बन गई थी इन द ईयर 1977। तो बेसिकली पहले पूरा जो कंट्रोल था, वो पॉलिटिकल कंट्रोल जो था वो पूरा शिफ्ट हो गया था। तो 1977 में मैंने आपको बताया इमरजेंसी एंड हुई और उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में नई गवर्नमेंट बन गई। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ। यहाँ पे मेनका गांधी जी, ठीक है, तब एक मैगजीन चला रही थी। ठीक है, एक मैगजीन थी और मैगजीन का नाम था बेसिकली फाउंडर एडिटर। ये देखिए, तो एक मैगजीन उनकी तरफ से निकाली जा रही थी जिस मैगजीन का नाम था, दिस वॉज ए पॉलिटिकल मैगजीन। तो ये जो पॉलिटिकल मैगजीन उनकी साइड से चलाई जा रही थी, इसका नाम था बेसिकली सूर्या मैगजीन। इसका नाम था, इस मैगजीन का नाम था। इज इट क्लियर? ओके, नाउ अब इन 1977, इन द ईयर 1977, अब साल आ गया 1977 का और देखिए क्या हुआ। सो इन द ईयर 1977 शी विश्ड टू लीव इंडिया। तो वो इंडिया से बाहर जाना चाह रही थी, लेकिन फिर देखिए क्या हुआ। सो शी वांटेड टू गो आउटसाइड इंडिया इन द 19 राइट, इन द ईयर 1977। तो 1977 में वो इंडिया से बाहर जाना चाह रही थी, लेकिन फिर देखिए क्या होता है उसके बाद में। क्या बेसिकली उनके पास में, सो शी रिसीव्ड ए लेटर। उनके पास में क्या आता है, उनके पास में एक लेटर आता है और ये लेटर किसकी तरफ से आता है? तो बेसिकली शी रिसीव्ड ए लेटर और ये लेटर रिसीव होता है उनको 4 जुलाई को। तो 4 जुलाई को ये लेटर रिसीव होता है, जिस लेटर पे डेट होती है 2 जुलाई। ठीक है, लेटर डेटेड 2 जुलाई। और बेसिकली ये जो लेटर आता है ये किसकी तरफ से आता है? ये लेटर आता है बेसिकली रीजनल पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से। और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से उन्हें ये लेटर इशू करके ये कहा जाता है कि उनका जो पासपोर्ट है, उनके पासपोर्ट को इम्पाउंड किया जा रहा है। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? ये बोल दिया गया कि उनके
पासपोर्ट को इम्पाउंड किया जा रहा है तो वो अपना पासपोर्ट जो है वो बेसिकली सरेंडर कर दे विद इन नेक्स्ट 7 days, विद इन नेक्स्ट 7 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ दिस लेटर, राइट। तो जब आपने लेटर रिसीव किया उसके 7 days में आपको क्या करना है, अपने पासपोर्ट को सरेंडर करना है। और उसके बाद में पासपोर्ट इम्पाउंड करने के लिए बोल दिया और ये कहा गया कि आपका जो पासपोर्ट है वो इम्पाउंड किया जा रहा है इसमें इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो पब्लिक इंटरेस्ट, और यहाँ पे सेक्शन पे ध्यान दीजिएगा जो हमें इस पूरे केस में समझना है, एंड दैट वाज सेक्शन ऑफ सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 क्लॉज सी ऑफ द पासपोर्ट्स एक्ट। कौन सा लॉ था ये? अब नया पासपोर्ट का लॉ आ चुका था। मैं नया पासपोर्ट का लॉ यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली इससे पहले भी पासपोर्ट को लेकर लॉ था जिसमें सतवंत सिंह वर्सेस असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर का केस आया था। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस को समझने के लिए हमें साथ में 4 केसेस को पढ़ना चाहिए। वो 4 केसेस कौन कौन से हैं इनके बारे में अभी मैं बात करूंगा इस वीडियो में, ठीक है। एक एक करके एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये कहा गया कि आपके पासपोर्ट को क्या करना है, आपके पासपोर्ट को इम्पाउंड किया जा रहा है और ये किया जा रहा है कि इसमें ये किया जा रहा है पब्लिक इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 3 क्लॉज सी ऑफ द पासपोर्ट्स एक्ट। और ये कहा गया कि अपने पासपोर्ट को आप सरेंडर कीजिए, आप अपने पासपोर्ट को सरेंडर कीजिए विद इन 7 days, जब आपको लेटर रिसीव हुआ है उसके 7 days में। अब ये सेक्शन 10 सब सेक्शन 3 ये जो क्लॉज सी है पासपोर्ट्स एक्ट का, बेसिकली इसमें क्या लिखा हुआ था? इसमें बेसिकली ये लिखा हुआ था कि जब पासपोर्ट अथॉरिटी को ये सही लगेगा तो पासपोर्ट अथॉरिटी क्या कर सकती है, इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशन ऑफ इंडिया विद एनी फॉरेन कंट्री और जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में किसी भी पर्सन का पासपोर्ट जो है वो इम्पाउंड कर सकती है। ये बात किस में लिखी हुई थी? तो ये बात सेक्शन 10 में, ये प्रोविजन सेक्शन 10 में था जिसको बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। अब देखिए आगे क्या हुआ। तो जब इनको ये लेटर रिसीव हुआ तो उसके बाद में इन्होंने पिटिशन फाइल करने से पहले, बिफोर फाइलिंग ए पिटिशन इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने क्या किया, बेसिकली शी रोट ए लेटर, एक लेटर लिखा और लेटर लिखकर रीज़न पूछा कि क्या रीज़न है, किस वजह से मेरे पासपोर्ट को इम्पाउंड किया जा रहा है। लेटर लिखा और लेटर लिख के स्टेटमेंट ऑफ रीज़न को डिमांड किया। इज इट क्लियर? तो देन शी डिमांडेड स्टेटमेंट ऑफ रीजंस। तो जब स्टेटमेंट ऑफ रीज़न की कॉपी को डिमांड किया गया तो तब क्या रिवर्ट आया, उस रिवर्ट के बारे में देखते हैं। तो शी रोट ए लेटर एंड शी डिमांडेड स्टेटमेंट ऑफ रीजन की कॉपी डिमांड की गई। किससे डिमांड की गई? बेसिकली रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से कॉपी डिमांड की गई। और अब देखिए क्या रिप्लाई आया रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का। अब इसको भी समझते हैं। तो अब यहाँ पे रीजनल पासपोर्ट ऑफिस की साइड से ये डिमांड रिप्लाई आया, ठीक है, कि ये जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में है, ये जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में है कि हम आपको कोई रिप्लाई नहीं देंगे, मतलब रीज़न स्पेसिफाई नहीं किया और सिंपली ये बोल दिया कि दिस इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। तो यहाँ पे जो मैं इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक बोल रहा हूँ ये सेक्शन 10 में लिखा हुआ था। इज इट क्लियर? ये सेक्शन 10 में लिखा हुआ था, ठीक है। और ये इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक है कि उनको कॉपी ना मिले, नॉट टू फर्निश हर, नॉट टू फर्निश हर ए कॉपी। अब आप सोचिए बिना रीजन के पासपोर्ट इंपाउंड करने का ऑर्डर दे दिया गया है, बिना रीजन के पासपोर्ट जो है वो इंपाउंड करने का ऑर्डर दे दिया। और जब रीज़न पूछा गया तो फिर ये कहा गया कि ये जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में है कि आपको रीज़न ना बताए जाएं कि किस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। सेक्शन 10 में क्या लिखा हुआ है ये मैंने आपको बता दी। सेक्शन 10 में ये लिखा हुआ है कि पासपोर्ट अथॉरिटी को अगर लगता है तो वो सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के लिए, फ्रेंडली रिलेशंस ऑफ इंडिया विद एनी अदर फॉरेन कंट्री और इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक क्या कर सकती है, इंपाउंड या रिवोक कर सकती है पासपोर्ट या ट्रेवल डॉक्यूमेंट। ये बात किस में लिखी हुई थी? ये सेक्शन 10 ऑफ द पासपोर्ट्स एक्ट।
अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। अब उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल की जाती है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे अब पिटिशनर कौन है ये आप जान चुके हैं। तो यहाँ पे पिटिशनर की साइड से फाइल की जाती है क्या, यहाँ पे पिटिशनर की साइड से फाइल की जाती है पिटिशन। तो द पिटिशनर अप्रोचेस सुप्रीम कोर्ट। तो देखो अब ये पिटिशन कहाँ फाइल की गई, अब पिटिशन फाइल की गई इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और फिर देखिए क्या हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल की गई तो उसके बाद उन्होंने रीजंस दिए अपने। तो उन्होंने क्या रीजन दिए, अब उन रीजंस के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले पिटिशन फाइल की तो पिटिशन में दो बातें बोली गई, उस पिटिशन में दो बातें बोली गई। एक बात तो यहाँ पे ये बोली गई दैट द इम्पाउंडिंग ऑर्डर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, जो पासपोर्ट ऑफिस ने इशू किया था, इसको बेसिकली चैलेंज किया। और साथ ही साथ इसको चैलेंज किया जो रिफ्यूज़ल था इसको लेकर, टू प्रोवाइड रीजंस। तो ना तो रीजंस दिए, ठीक है, और पासपोर्ट इंपाउंडिंग का ऑर्डर भी दे दिया। तो इन दोनों एस्पेक्ट्स को फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली इसके बैकग्राउंड की, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि पूरा बैकग्राउंड, अब ये केस कैसे स्टैब्लिश हो रहा था। अब उसके बाद में क्या क्या आर्ग्यूमेंट दिए गए, इन आर्ग्यूमेंट्स को समझते हैं। सो व्हाट वाज द कंटेंशन, व्हाट वाज द कंटेंशंस ऑफ द पिटिशनर की साइड से यहाँ क्या क्या आर्ग्यूमेंट कोर्ट में दिए गए थे, क्या क्या रीजंस दिए गए थे उनकी तरफ से अगेंस्ट दी पासपोर्ट अथॉरिटी, ठीक है। फर्स्ट रीजन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहा राइट टू गो अब्रॉड इज ए पार्ट ऑफ। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ ताकि आपको भी ये पॉइंट याद रहे। ये कहा कि ये पर्सनल लिबर्टी में कवर होता है। राइट टू गो अब्रॉड इज ए पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 21। गेटिंग माई पॉइंट? तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 में ये कवर होता है, दिस इज कवर्ड अंडर आर्टिकल, ठीक है, 21 विद इन द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन एज यूज्ड इन आर्टिकल 21, ठीक है। और दूसरी बात जो उन्होंने यहाँ पे बोली, दूसरी बात उनकी पिटिशन में ये कहा गया दैट नो वन कुड बी deprived of this right except, अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हमें ध्यान में रखना है, except according to the procedure prescribed by law इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे बेसिकली उनकी साइड से ये आर्ग्यूमेंट था, ये उनकी तरफ से कहा गया था अपनी पिटिशन में कि रीजन तो दिया ही नहीं कि किस वजह से पासपोर्ट को इंपाउंड किया जा रहा है। और बेसिकली उन्होंने कहा था कि जो पासपोर्ट एक्ट है उसमें देयर इज नो प्रोसीजर, he said there is no procedure prescribed by the पासपोर्ट एक्ट। अब यहाँ पे भी मैं आपको एक केस का नाम बताने वाला हूँ जो केस आपको बहुत काम आने वाला है। ये बेसिकली उन्होंने कहा गया कि कोई देयर इज नो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय द पासपोर्ट एक्ट फॉर इंपाउंडिंग और रिवोकिंग द पासपोर्ट। और ये कहा गया साथ में दैट इवन इफ सम प्रोसीजर कुड बी प्रिस्क्राइब्ड टू द सेड एक्ट, इट इज अनरीजनेबल और आर्बिट्रेरी है।
अगर कोई प्रोसीजर प्रिस्क्राइब भी है तो वो भी क्या है, अनरीजनेबल है। ठीक है, ये बोल दिया कि अगर कोई प्रोसीजर है भी तो दैट प्रोसीजर इज अनरीजनेबल, क्योंकि आप अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो दे ही नहीं रहे किसी का पासपोर्ट इंपाउंड करने से पहले उसको। आप उसको रीजंस तो बता ही नहीं रहे हो कि किस वजह से आपके पासपोर्ट को हम इंपाउंड कर रहे हैं या रिवोक कर रहे हैं। तो ये बोला गया कि अनरीजनेबल है, और अनरीजनेबल होने के साथ साथ दिस इज आर्बिट्रेरी, आप एक तरफा फैसला दे रहे हो, यू आर गिविंग ए वन साइडेड जजमेंट। ठीक है, और साथ ही साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट यहाँ पे रखा गया, जिसके बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये प्लीज आप सब लोग ध्यान रखिएगा। ये कहा गया कि ये जो सेक्शन 10 सब सेक्शन 3 का ये जो क्लॉज सी है, ये बेसिकली वॉयलेट करता है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली वॉयलेटिव ऑफ, कौन कौन से आर्टिकल की बात की गई यहाँ पे, 3 आर्टिकल्स का रेफरेंस दिया गया, आर्टिकल 14, उसके बाद आर्टिकल 19, ठीक है, आर्टिकल 19(1)(a) एंड जी। ठीक है, और साथ ही साथ ये कहा गया कि ये आर्टिकल 21 का भी वॉयलेशन करता है, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं इसको रेड मार्क मैंने इसीलिए किया क्योंकि ये 3 आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, अब मैं इनको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ जो इस केस में नहीं थी लेकिन इससे पहले वाले केसेस में आ गई थी, और वो बातें क्या है अब समझिएगा। यहाँ पे मैंने 3 आर्टिकल्स की बात करी, आर्टिकल 14 के बारे में, आर्टिकल 19 के बारे में, आर्टिकल 21 के बारे में। लेकिन आपको पता है कि इससे पहले जब ए.के. गोपालन का केस हुआ था, तो ए.के. गोपालन का केस जो 1950 में आया था और मेनका गांधी का केस जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, इन दोनों केसेस में क्या बेसिक डिफरेंस है, वो बेसिक डिफरेंस ये है कि ए.के. गोपालन वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आर्टिकल 14 हो, 19 हो, 21 हो, इन तीनों आर्टिकल्स को अलग अलग कंसीडर किया जाएगा, इन तीनों आर्टिकल्स को अलग अलग कंसीडर किया जाएगा, मतलब साथ में रखकर नहीं देखा जाएगा। इनकी जब इंटरप्रिटेशन की जाएगी तो तीनों आर्टिकल्स को एक साथ रख के ना देखा जाए, तो आइसोलेशन में देखा जाएगा तीनों आर्टिकल्स को, ये ए.के. गोपालन वाले केस में कहा गया था। लेकिन मेनका गांधी वाले केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बदला और सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये कहा कि अब इन तीनों आर्टिकल्स को एक साथ रखकर देखा जाए, बिकॉज गोल्डन थ्रेड का जो कॉन्सेप्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे माना, राइट। और ये कहा कि हम इन तीनों आर्टिकल्स को आइसोलेशन में नहीं देख सकते, इन तीनों आर्टिकल्स को साथ में रखकर देखा जाएगा। तो अगर किसी पिटिशन में ये कहा गया है कि मेरे इन आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 का वॉयलेशन हुआ है, तो सिर्फ किसी एक आर्टिकल से कंपेयर नहीं किया जाएगा, उस केस के फैक्ट्स को तीनों आर्टिकल से कंपेयर किया जाएगा। तो ये बेसिकली गोल्डन थ्रेड का जो कॉन्सेप्ट था वो इस केस में निकल कर आया। तो इस केस में ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया, इसलिए जो ए.के. गोपालन वाले केस में जो थ्योरी डेवलप की थी, उस थ्योरी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, यहाँ पे चेंज कर दिया। तो ये जो गोल्डन ट्राइंगल बोलते हैं, गोल्डन थ्रेड बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट इसी केस में आया। ठीक है, और इसलिए आर्टिकल 14, 19 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14 जो बात कर रहा है इक्वालिटी की, और 19 जो बात कर रहा है किसकी, जो बात कर रहा है कि फ्रीडम टू मूव। ठीक है, आप इंडिया से बाहर भी जा सकते हो, ठीक है, फ्रीडम टू मूव एनीवेयर इन इंडिया, तो क्या उसमें इंडिया से बाहर जाना, इसको भी हम शामिल करेंगे। ये भी यहाँ पे क्वेश्चन था, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे इन्वॉल्व था। और कई बार ऐसा भी होता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज करने के लिए हमें इंडिया से बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है लेकिन उसको एक्सप्रेस करने के लिए मुझे इंडिया से बाहर जाने की जरूरत पड़ सकती है। और ये कहा कि आर्टिकल 21 में जो राइट टू पर्सनल लिबर्टी है उसका भी वॉयलेशन हो रहा है, तो इसलिए तीनों आर्टिकल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो पहला केस था ए.के. गोपालन का केस। तो अगर आपने ए.के. गोपालन का केस नहीं पढ़ा है तो आप ए.के. गोपालन का केस पढ़िए, इससे आपको और क्लियरिटी आएगी अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। उसके बाद दूसरा जो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिया गया, उसके रेफरेंस में मैं आपको एक केस बता रहा हूं, और वो केस कौन सा है, वो केस है सतवंत सिंह वर्सेस असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर। सतवंत सिंह वर्सेस असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि पासपोर्ट को इंपाउंड करने के लिए पुराने वाले पासपोर्ट एक्ट में कोई प्रोसीजर नहीं था, पुराने वाले पासपोर्ट एक्ट में देयर वाज नो प्रोसीजर, कोई प्रोसीजर ही नहीं था। तो इसलिए बाद में जब सतवंत सिंह वाले केस का जजमेंट आया तो गवर्नमेंट ने फिर नया पासपोर्ट एक्ट इंट्रोड्यूस किया था।
तो मेनका गांधी जी का पासपोर्ट जिस लॉ में इंपाउंड किया गया था, दैट वाज अ दैट वाज अ न्यू पासपोर्ट लॉ। वो नया पासपोर्ट लॉ था क्योंकि गवर्नमेंट ने या लेजिस्लेचर ने पुराने वाले केस से ये लेसन ले लिया था कि हमारे लॉ में कोई ऐसा प्रोसीजर प्रिस्क्राइब नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मानी थी सतवंत सिंह वाले केस में कि कोई प्रोसीजर प्रिस्क्राइब नहीं है। इज इट क्लियर? और बाद में मेनका गांधी वाले केस में क्वेश्चन प्रोसीजर का नहीं था, क्वेश्चन प्रोसीजर का नहीं था, प्रोसीजर तो था लेकिन बेसिकली ये था कि अगर आपका जो प्रोसीजर है वो अनरीजनेबल है या आर्बिट्रेरी है, ये भी एक एस्पेक्ट यहाँ पे कोर्ट को डिस्कस करना, ये भी एक एस्पेक्ट कोर्ट को समझना था। ठीक है, अनरीजनेबल या आर्बिट्रेरी एस्पेक्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 3 केसेस मैंने आपको बताए, एक गोपालन का केस, सतवंत सिंह का केस, थर्ड केस जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, और फोर्थ केस जो है जो मेनका गांधी केस के बाद में आया था, दैट केस वाज बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो वो केस कौन सा था? बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें कि बेसिकली बात की गई थी अबाउट प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो उस केस में आर्टिकल 21 का जो इंटरप्रिटेशन दिया गया था वो मेनका गांधी वाले केस से ही दिया गया था। बहुत सारे एस्पेक्ट मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन अब आपको ये जानना होगा कि सर फिर इस केस में बेसिकली हुआ क्या था। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता देता हूं कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था ना, सुप्रीम कोर्ट ने ए गोपालन वाले केस में जो स्ट्रेट जैकेटेड इंटरप्रिटेशन थी, उस इंटरप्रिटेशन से सुप्रीम कोर्ट ने डिपार्ट किया और सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली एक इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे दी। ठीक है, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि सारे आर्टिकल्स को एक साथ रख के देखना होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो इसी एस्पेक्ट को अभी हम लोग समझेंगे। तो अब बेसिकली बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कहा। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट था, उस जजमेंट के बारे में हम लोग अभी बात कर लेते हैं। आई रियली होप कि आपको कंटेंशन ऑफ द पिटिशनर पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में बात करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सब लोगों के लिए कि एक तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल जुडिशरी एग्जाम 360, ताकि आपको ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पे मिलती रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड इसके साथ साथ अगर आप अनअकैडमी के ऊपर कोई प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी प्लस के ऊपर आप प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। अनअकैडमी लर्नर्स ऐप के ऊपर ये हमारा एक्सेलेरेटर बैच अभी ऑनगोइंग है, जिसमें मैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 पढ़ा रहा हूँ। अगर आप अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उसमें अगर आप ये कोड यूज करते हैं मेरा, दैट इज SAVY10, तो आपको मिलता है 10% ऑफ ऑन परचेज ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन परचेज करने पर यहाँ पे आपको 10% ऑफ मिलता है। इसके साथ साथ अनअकैडमी के ऊपर ये कुछ बैचेस चल रहे हैं जो आपको सामने अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि अगर आप RJS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो RJS के लिए एक बैच चल रहा है, इसके अलावा UPPCSJ के लिए भी बैच चल रहा है। एंड दीज आर द प्राइसिंग प्लान ऑफ अनअकैडमी। तो अनअकैडमी पे आप कोई भी प्राइसिंग प्लान अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, राइट? जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। बट द बेस्ट थिंग इज कि एक तो आपको सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। दिस ऑफर इज एंडिंग सून, तो जल्दी से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं इस फ्री ऑफर का। ऑलराइट, एंड दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ अनअकैडमी। एंड अनअकैडमी के ऊपर आप हमारी फ्री लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा। तो आप मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल पे लिंक पे क्लिक करके अनअकैडमी की ऐप पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और हमारी स्पेशल लाइव क्लासेस जो फ्री होती हैं उनको भी अटेंड कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके साथ साथ अनअकैडमी का बग्स बाउंटी प्रोग्राम है जिसमें कि लर्नर्स जो है वीडियो में किसी भी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलराइट, एंड टेलीग्राम पे अगर अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो डू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम चैनल का नाम है @judish exam 360। ऑलराइट, तो चलिए अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आया था। पिटिशनर की आर्ग्यूमेंट्स को तो हमने अच्छे से देख लिया है, पिटिशनर की आर्ग्यूमेंट्स को तो हमने अच्छे से समझ लिया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इस केस में क्या कहा था। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये अब आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, ठीक है। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी, ठीक है, 7
जजेस की जो बेंच थी उन्होंने बेसिकली ये कहा था कि मेजोरिटी ने यहां पे बेसिकली ये कहा था कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ अंडर आर्टिकल 21 वुड हैव टू बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल एंड कुड नॉट बी फेंसिफुल, ऑप्रेसिव और आर्बिट्रेरी। ये बात सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की बेंच में जो मेजोरिटी थी उन्होंने कहा था कि कोई भी जो प्रोसीजर आप स्टैब्लिश करते हो अंडर आर्टिकल 21 वुड हैव टू बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। तो जो पर्सनल लिबर्टी का आर्टिकल है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे अपनी एक इंटरप्रिटेशन दी थी। अच्छा, उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इंपाउंडिंग ऑर्डर के बारे में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली आर्टिकल 21 का टेस्ट यहां पे अप्लाई किया। आर्टिकल 21 का टेस्ट यहां पे अप्लाई किया। आर्टिकल 21 की एक इंटरप्रिटेशन यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने पहले दी। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली आर्टिकल 21 का मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड जो था वो बेसिकली अप्लाई किया। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे बेसिकली क्या कहा कि ये जो गवर्नमेंट का ऑर्डर था, दैट ऑर्डर वाज पास्ड, जो ऑर्डर इंपाउंडिंग ऑर्डर जो बेसिकली पास किया गया था, सो दैट ऑर्डर was passed without hearing, कि आपने कोई हेयरिंग अपॉर्चुनिटी नहीं दी थी। किसको नहीं दी थी? जिनका पासपोर्ट आपने इंपाउंड किया था। एंड नॉर फर्निशिंग ऑफ एनी रीजंस, जब रीजंस डिमांड किए गए तो कोई भी रीजंस आपने नहीं दिए। किसको नहीं दिए? टू मिसेस मेनका गांधी, मेनका गांधी। अच्छा, गवर्नमेंट की साइड से यहाँ पे ये भी कहा गया था कि उनको पासपोर्ट हम इसलिए इंपाउंड कर रहे थे क्योंकि एक कमीशन को बेसिकली उनसे इंक्वायरी करनी थी, एक इंक्वायरी करनी थी, इसलिए हमने उनका पासपोर्ट इंपाउंड किया था। लेकिन ये बात बाद में निकल कर आई थी, इनिशियली ये रीज़न नहीं दिया गया था। सो बेसिकली फेल्ड टू सेटिस्फाई द मैंडेट ऑफ आर्टिकल 21, द मैंडेट ऑफ आर्टिकल 21। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 में की जो रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई नहीं करता गवर्नमेंट का ऑर्डर। तो इसलिए मेजोरिटी ने ये कहा कि जो भी आप प्रोसीजर स्टैब्लिश करेंगे, दैट प्रोसीजर शुड बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए, एंड दैट कुड नॉट बी फेंसिफुल, ऑप्रेसिव और आर्बिट्रेरी। और यहाँ पे ये माना कि आपका ये जो प्रोसेस था ये सही नहीं था, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड। अब आप लोग सब इसको ध्यान रखेंगे, इसको नोट करेंगे बिल्कुल, जो पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड कम्स अंडर, इसमें आता है राइट टू ट्रैवल अब्रॉड कम्स अंडर राइट टू पर्सनल लिबर्टी, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। इज इट क्लियर? अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, उसके साथ साथ तो ट्रैवल करना अब्रॉड आर्टिकल 21 में कवर होता है। और साथ ही साथ में ये कहा कि जो गवर्नमेंट का ऑर्डर था, बेसिकली जो गवर्नमेंट का ऑर्डर था, दैट ऑर्डर वाज आर्बिट्रेरी, वन साइडेड था। और इसीलिए उसने, उस ऑर्डर ने किसको वॉयलेट किया? एंड वॉयलेटेड द राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी का वॉयलेशन किया, राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14। इज इट क्लियर? तो ये कहा गया कि आर्टिकल 14 का वॉयलेशन करता है। उसके बाद में देखिए क्या हुआ, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोल दी थी। ये दोनों पॉइंट्स यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, अब पासपोर्ट का क्या हुआ इस बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली पासपोर्ट का क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में ये एश्योरेंस दी थी कि श्रीमती मेनका गांधी जी को क्या दिया जाएगा, उनको शी विल गेट एन एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी बात रखने का। ठीक है, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये बात ज़रूर बोली कि आप पासपोर्ट को इंपाउंड कर सकते हो, पासपोर्ट को इंपाउंड कर सकते हो,
लेकिन वो मेन टाइम में वो कोर्ट की कस्टडी में रहेगा, वो कोर्ट की कस्टडी में पासपोर्ट जो है रहेगा। तो पासपोर्ट बेसिकली वापस नहीं मिला था, पासपोर्ट वापस नहीं मिला था, लेकिन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उन्हें मिल गई थी, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उन्हें मिल गई थी। ठीक है, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया राइट टू ट्रेवल अब्रॉड किस में कवर होता है, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड जो है वो आर्टिकल 21 में कवर होता है। अटॉर्नी जनरल की साइड से तब ये अंडरटेकिंग दी गई थी दैट शी वुड गेट ए अपॉर्चुनिटी, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यानी कि पोस्ट डिसीजनल हियरिंग की उन्हें एक अपॉर्चुनिटी भी जो है वो दी जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है, और साथ ही साथ कह दिया गया कि अगर इंपाउंडिंग का कोई भी ऑर्डर होगा तो वो 6 मंथ से एक्सीड नहीं करेगा, अगर कोई फ्रेश ऑर्डर भी आता है तो वो 6 मंथ से एक्सीड नहीं करेगा। ये बात समझ में आई? अब मैं आपको एक केस बताया था मैंने आपको, सतवंत सिंह वर्सेस मेनका गांधी का केस, सतवंत सिंह वर्सेस मेनका गांधी केस, दोनों केसेस का कंपैरिजन कर रहा हूं। सतवंत सिंह वाले केस में कोर्ट ने इस बात की ऑब्जेक्शन की थी कि आपके पास कोई लॉ ही नहीं है, ठीक है, कोई लॉ नहीं है जिससे कि आप किसी पर्सन को इंडिया से बाहर जाने से रोक सको। तो सतवंत सिंह वाले केस में लॉ ही नहीं था। नाउ सतवंत सिंह वर्सेस मेनका गांधी केस अगर देखते हैं, दोनों केसेस अलग अलग हैं, वर्सेस का मतलब दोनों केसेस का कंपैरिजन बेसिकली मैं कर रहा हूं। मेनका गांधी केस की अगर यहां पे बात करें तो यहां पे कोर्ट ने कहा कि लॉ तो आपके पास में था लेकिन दैट वाज आर्बिट्रेरी लॉ, और ये कहा गया कि जो लॉ आर्बिट्रेरी लॉ है इज नो लॉ। कोर्ट ने क्या कहा? आर्बिट्रेरी लॉ इज नो लॉ। तो जो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है वो मिलनी चाहिए, और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन जो है वो इस तरीके से किया दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू फेयर जस्ट एंड रीजनेबल प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय वैलिड लॉ। ठीक है, इज इट क्लियर? सो ये बात यहां पे कही गई दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी except according to fair, just and reasonable procedure established by law। और इसी इंटरप्रिटेशन को बाद में यूज किया गया था इन द केस ऑफ बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो बाद में जब बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस आया था तो उस केस में मेनका गांधी वाले केस में जो आर्टिकल 21 की इंटरप्रिटेशन आई थी उसी इंटरप्रिटेशन को यूज किया गया था। सो आई रियली होप कि आपको सारे के सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो समझ में आ गए कि इस केस में बेसिकली कौन कौन से प्रिंसिपल्स निकल कर आए थे। एक तो ए के गोपालन वाले केस में जो आइसोलेशन कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया गया, उस कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया गया। मतलब किसी भी लॉ को जब टेस्ट किया जाएगा तो पूरे फंडामेंटल राइट्स को साथ में रखकर टेस्ट किया जाएगा, किसी एक फंडामेंटल राइट से उसका टेस्ट नहीं किया जाएगा। ये ए के गोपालन वाले केस के बाद में मेनका गांधी वाले केस में ये डिफरेंस आया था। उसके बाद आर्टिकल 21 में राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, वो भी आर्टिकल 21 में कवर होता है, यानी कि राइट टू पर्सनल लिबर्टी में कवर होता है। ये बात भी इस केस में कही गई थी। इसके साथ साथ इस केस में यह भी कहा गया था कि अगर कोई लॉ बनाया हुआ है तो जो प्रोसीजर है दैट प्रोसीजर शुड बी राइट, ये कहा गया फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। तो आर्टिकल 21 की इस तरीके से इंटरप्रिटेशन इस केस में दी गई। ऑल राइट, पासपोर्ट इंपाउंड किया गया था लेकिन उन्हें बाद में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो थी वो दी गई थी। इज दैट क्लियर? तो आई रियली होप कि आपको पूरी तरीके से अब समझ में आ गया है कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्या आर्ग्यूमेंट्स थे और क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था और क्या इस केस के इम्पैक्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।